पाकिस्तान 5G सर्विस के लिए कितना तैयार? पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट सर्विस के लिए खातिर खा इकदाम नहीं। 4G के बाद दुनिया 5G पर मुंतकिल हो रही है। करोड़ों पति भिखारन, 57 साला नफीसा व्हीलचेयर पर भीख मांगती थी। कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैलता है? साइंसदानों ने वजह ढूंढ निकाली। Hello and Assalamu alaikum. This is program What's in What's Out exclusively on Bright Star TV and I'm your host Fatima Nasir. और मेरे साथ शाहजेब मौजूद हैं। अब चलते हैं आज के कुछ अहम और ख़ास। शाहजेब, आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब आपको पता है हम शो करने वाले हैं और आप अपने मोबाइल पे लगे। मुझे पता है मोबाइल आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी। सीरियसली शो स्टार्ट हो चुका है? जी बिल्कुल यार, मैं तो अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मतलब मैं तो इस वक्त जो है वो नेट पे जितने मुझे मैसेजेस आते हैं तमाम के तमाम मैसेजेस के मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। और मुझे पता है शाहजेब आपको आदत है, मेरा ख्याल है मुझे भी है और हमारे ऑडियंस को भी आई एम श्योर कि ज़रूर आदत है कि जल्द से जल्द जो है वो अपने मैसेजेस का रिप्लाई करें और अपने जो भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया को अपडेटेड रखें। इसी के मैंने साथ आपकी बात मान ली है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी बात कट कर रहा हूँ कि ये मोबाइल मैंने साइड पर रख दिया है, साइलेंट भी इसको लगा दिया है और पीछे से देखिए मेरा भी साइड पे पड़ा हुआ है और मेरा ख्याल है बाकी हमारी जो ऑडियंस है उनको भी अपना फ़ोन जो है वो साइड पे रख देना चाहिए और फोकस करना चाहिए आज की खबरों की तरफ, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंटरनेट से रिलेटेड ही 5G के बारे में। 5G हमें पता है कि दुनिया भर में जो है जल्द से जल्द रिलीज होने वाला है। कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी इवन रिलीज हो चुका है और पाकिस्तान में भी बातचीत चल रही है एट द मोमेंट कि 5G को लॉन्च किया जाए ऑन अ बिगर स्केल और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक हमारे पास 5G एक्सेस अवेलेबल होगा। जी हाँ, आपको मजीद बताते हैं कि वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने बताया है कि हुकूमत 5G टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने के लिए तेज़ी के साथ कोशिश कर रही है और दिसंबर 2021 तक 5G सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी भी की गई है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि इस मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए टेलीकॉम कंपनी जोम के साथ मिलकर इस्लामाबाद के एक अस्पताल में 5G सर्विस का जो ट्रायल है वो भी किया जाएगा और उस ट्रायल के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो 5G नेटवर्क को लॉन्च किया जाएगा। और इसके लिए क्योंकि पहले से ही मोबाइल्स जो हैं वो मार्केट्स में दस्तयाब हैं, कुछ लेकिन काफ़ी महंगे होंगे, लेकिन बाद में अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से कंपनीज मोबाइल भी निकाल देंगी और आप 4G की जगह 5G, बल्कि 4G के बाद 4G तो वही रहेगा लेकिन 5G को भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और शाहजेब आपको याद होगा कि जब 4G लॉन्च हुआ था तो हमें ऑब्वियसली स्लोअर इंटरनेट की आदत होती थी और जिस तरह से 4G को लॉन्च किया गया फ़ौरन से हमें आदत हो गई और हमें शिफ्ट होना पड़ा। बट एक स्लो प्रोसेस था क्योंकि इनिशियली जो 4G का एक्सेस सब हर जगह पे अवेलेबल नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि कुछ एरियाज़ के अंदर 4G एक्सेस हुआ करता था और कुछ एरियाज़ के अंदर नहीं हुआ करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हुआ कि 4G हैज़ एक्चुअली बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग इन आवर डेली लाइफ। इसी तरह से 5G जब बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा, पूरी दुनिया के अंदर भी इसी तरह से होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल होगा। एट द मोमेंट टेस्टिंग जो है की जा रही है 5G की डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर भी एक हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट किया जा रहा है 5G नेटवर्क को। उससे पहले भी जोंग और मोबिलिंग की तरफ से इसको टेस्ट किया जा चुका है और कुछ 1.5 GB की जो स्पीड्स हैं पर सेकेंड वो भी चेक की जा चुकी है। आई मीन दैट इज़ अ ग्रेट स्पीड एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को पता होगा कि आज की दुनिया में कितना ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल हो। जैसे कि शाहजेब, मतलब जैसे आप अपने फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते, आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी अपने फ़ोन के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। एग्जैक्टली। और आजकल तो ऑनलाइन काम भी बहुत ज़्यादा है और अगर ऑनलाइन आपने काम करना है तो आपने अपने टाइम को भी बचाना है। टेक्नोलॉजी का दौर है तो फिर टेक्नोलॉजी में फैसिलिटेशन को हासिल करने के लिए या फिर अपने कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए फातिमा हमें हमारे पास नेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमें किसी भी किस्म की डिलेइंग जो है वो बर्दाश्त ना करनी पड़े। और शाहजेब देखिए, मैंने आपसे ना एक सवाल पूछना मैं चाह रही हूँ आपसे, आपका क्या ख्याल है? पहले तो आप मुझे बताएं कि आप ये क्यों लाइव इतने सवाल मेरे से पूछती हैं? तो मतलब मैं क्या करूं? आप नहीं चाहते कि मैं आपसे सवाल पूछूं? मैं तो चाहता हूं, मेरे दिमाग में सवाल आता है और मैं हाँ। आपसे पूछ लेती हूं, जो सिंपल सी बात है। हमारे प्रोड्यूसर भी बड़े लाइक फाइक हैं, उनसे भी कभी कोई क्वेश्चन कर लिया करें। चले रहने दें, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे जरूर। पहले अभी जो है मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, बट सबसे पहले मैं ये आई थिंक मेंशन करना चाहूंगी कि दुनिया के अंदर जहाँ पे एक हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ को हाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है, किसी चीज़ को छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आज की दुनिया में फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की फीलिंग्स का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, उनको डिसीव करने की कोशिश करते हैं। और शायद से मैं आपसे इसी से रेलेवेंट सवाल पूछना चाह रही थी कि मतलब जब कोई किसी को डिसीव करता है, किसी की फीलिंग्स और एहसास जो होता है
उसको आप एक तरह से डिसीव कर रहे होते, मैनिपुलेट कर रहे होते, तो वो बहुत गलत बात हो जाती है। एब्सोल्युटली गलत बात होती है। मैं कहता हूँ कि इमोशनली ब्लैकमेल करना किसी को, या फिर आप अगर आपने हमदर्दी किसी से लेनी है तो आप किसी को जो है वो अपने आप को थोड़ा सा आप हम दिखाएं कि आप बहुत गरीब हैं या फिर आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, और दूसरा इंसान आपके साथ हमदर्दी करते हुए आपकी कोई मदद करे, तो फिर ऑब्वियसली ये होता है कि जब इंसान को पता चलता है, मतलब द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, अगर उसको ये बात पता चल जाए तो वो बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। इस हवाले से ही खबर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मिस्र में खातून बेकारी 30 लाख पाउंड और 5 इमारतों की मालिक निकली है। मिस्र की पुलिस ने 57 साल बेकारन को हिरासत में लिया है, जिनके बैंक अकाउंट में 30 लाख मिस्री पाउंड मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में 5 रिहायशी इमारतों की मालिक भी हैं। और व्हील चेयर स्पेशली बिकॉज जो स्टोरी है उसके अंदर ये भी शामिल है बात कि ये जो औरत थी ये एक बहुत ही जो फेमस बाज़ार है मिस्र के अंदर, वहाँ पे जो है भीख मांगा करती थी और व्हील चेयर के ऊपर जो थी वो उस टाइम हुआ करती थी, और वो लोगों को ऐसा एहसास दिलाती थी कि वो अपाहिज हैं, वो हैंडीकैप्ड हैं, और उनके एहसास का फ़ायदा उठाते हुए, उनके एक तरह से उनके रहम दिली का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो उनका इस्तेमाल करती थी। और ये सब सामने तब आया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि आज की दुनिया में किसी चीज़ को छुपा के रखना बहुत मुश्किल है। आई थिंक लोग भी वक्त के साथ साथ इस तरह से हो गए हैं कि शायद हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट आ गया है कि हम लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पे कोई चीज़ जो है वो फिट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो है पुलिस इस औरत का पता लगा सकी, और फिर पता चला कि इसके पास ऑलरेडी जो है ना सिर्फ पैसे मौजूद हैं बल्कि ये घरों की मालिक भी है। और मेरे ख्याल बहुत गलत बात है कि आप किसी के एहसास का फ़ायदा उठाओ, और जो लोग असल में ज़रूरतमंद हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, उनके लिए कितनी बुरी एग्जाम्पल सेट हो गई है। एग्जैक्टली, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस फैक्टर एज वेल कि जब कभी आप इस तरह की हरकतों सकनात करते हैं तो फिर उसके बाद जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो लोग जिनको वाकई ज़रूरत है, जैसा कि फ़ातिमा ने कहा, और इसके अलावा अगर ये लोग इस तरह की हरकत करते रहें और फिर उसके बाद जब ये पकड़े जाएं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह बाकी लोगों के जहन में एक एग्जांपल सेट होती है, किस तरह से बाकी लोग जो हैं जो वाकई हकदार हैं उनके साथ किस कदर जो है वो एक गलत चीज़ हो रही है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं तो फिर डेफिनेटली फ़ातिमा, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और इस तरह की जो इखलाकी इक़दार हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी इखलाकी इक़दार को काफ़ी पीछे छोड़ देती हैं। और शाहज़ेब, आज की दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं। आज की दुनिया में हम लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, और हम सब जानते हैं कि एट दिस मोमेंट इन टाइम हमारी सबकी जो ज़िंदगियाँ हैं कलेक्टिवली, एक तरह से ग्लोबल जो हमारी पॉपुलेशन है, एक चीज़ की वजह से वो इम्पैक्ट हुई है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ्स हों, चाहे फिर वो हमारी जो पर्सनल लाइफ्स हों, हर तरह से हमारी जो ज़िंदगी है एक चीज़ की वजह से इम्पैक्ट हुई है, जो कि है कोरोना। कोरोना की वजह से जहाँ पे हमारी ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट हो रही हैं, हम लोगों को सबको रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। हम जानते हैं कि कोरोना इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़, जिसका अभी तक रिसर्च जिस पे की जा रही है, बहुत सारे साइंसदान लगे हुए हैं, कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं इस पर फर्दर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी एक स्टोरी में डिस्कस किया था कि किस तरह से एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया गया है जो कि प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है, और इसी तरह की जो नई रिसर्च है वो रोज़ ब रोज़ सामने आ रही है। हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी रिसर्च की जहाँ पे हम पता लगाया गया है कि वो कौन सा हिस्सा है जिस्म का जहाँ पे कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है अटैच होता है जाके यानी कि जो वायरस है वो कहाँ से फैलना शुरू होता है जिस्म के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इन अ बिगर पिक्चर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट एंड फॉर इवन पीपल हु आर गोइंग टू क्रिएट दिस वैक्सीन टू नो कि ये किस तरह से जो आपकी बॉडी के अंदर जो है एंटर होना शुरू होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट टू बिगिन दिस प्रोसेस, जहाँ पे वैक्सीन को जल्द से जल्द तैयार किया जा सकता है और लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। एग्जैक्टली, और ये वजह प्रॉपर जो है वो तलाश कर ली गई है साइंसदानों की जानिब से, रिसर्चर्स की जानिब से। ब्रितानिया के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने कोरोना वायरस के इंसानी जिस्म में दाखिल होने के रास्ते को दरियाफ्त कर लिया है। ये एक रिसेप्टर है जिसका नाम न्यूरोपिलन 1 है, जिसके जरिए वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है और इसे इस्तेमाल करते हुए जिस्म के अंदर तेज़ी से दाखिल हो जाता है। साइंसदानों ने यह दरियाफ्त कर लिया है, और ये दरियाफ्त करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा मेडिकल फील्ड में कि अब आप कोरोना की जो मेडिसिन है या कोरोना की जो वैक्सीन है उसको आप तेज़ी से बना सकते हैं, उसको इनोवेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली अगर दोबारा से कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है दोबारा से अटैक होता है इंसानियत के ऊपर तो हमारे पास वैक्सीन मौजूद होगी। और कभी भी हम किसी भी बीमारी की बात कर लें तो ऑब्वियसली किसी न किसी वक्त में ग्रेजुअली उसकी कोई ना कोई वैक्सीन जनरेट हो जाती है, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग जो है वो सेफ होते हैं, और जब कभी वो
बीमारी हो तो हम उस वैक्सीन के जरिए अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि ये हमारी जो रिसर्च है, जो वैक्सीन बनाने का प्रोसेस है, ऑब्वियसली हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं। पहले हमें लगा था कि अब तक हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद होगी, लेकिन हमने बार बार देखा कि बहुत सारे टेस्ट किए गए, बहुत सारी रिसर्च जो ऑलरेडी वैक्सीन पे की जा रही थी वो कामयाब नहीं हो सकी फॉर डिफरेंट रीजंस। कुछ दवाइयों के अंदर इवन साइड इफ़ेक्ट्स मिले, जिसकी वजह से वो वैक्सीन का जो प्रोसेस था वहीं पर बंद कर दिया गया। बट ऑब्वियसली इस एक रिसर्च के सामने आने से जहाँ पर हमें पता है कि अब कौन सा रिसेप्टर है बॉडी के अंदर जिसका इस्तेमाल करके ये वायरस आगे बहुत तेज़ी से फैलता है आपके बॉडी के अंदर। और सबसे बड़ी जो मसला होता है कोरोना के साथ वो यही होता है कि कितनी तेज़ी से फैल सकता है आपकी बॉडी के अंदर भी और एक इंसान से दूसरे इंसान के पास भी। एग्जैक्टली। और फातिमा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस रिसेप्टर को दरियाफ्त करने के बाद, इसको इनोवेट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है मेडिकल फील्ड में उन तमाम डॉक्टर्स के लिए कि अब ये कॉज जान चुके हैं और इस कॉज को मद्देनजर रखते हुए वो डेफिनेटली एक वैक्सीन जनरेट कर सकते हैं, जिससे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है हम सबको। फातिमा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, और कोशिश करेंगे कोई ऐसी खबरें लेके आएँ जिनसे आप एंटरटेन भी हों, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और कुछ आप सीख भी सकें। तब तक के लिए मुझे और फातिमा को प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।